ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज रेनबो पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर जो था आपको वर्ड मीनिंग का था, दूसरा था आपको मैं क्या क्या था लाइन बाय लाइन पढ़ा था, और ये लेक्चर नंबर 3 है जो कि आज सारी चीज़ों को मैं हिंदी में ही बताऊंगा, जो कि मैं क्या किया हूँ पूरी कहानी को हिंदी में अपने लिख चुका हूँ पहले से, और इसी को क्या कर दूंगा पढ़ दूंगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। हमारे जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, खासकर हमारे आर्मी इंस्टीट्यूट, और वो भी बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सबका स्वागत है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, क्या हो आप अपने जीवन में बेहतर करें, इंग्लिश में बेहतर सीखें, जिससे क्या हो आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आज का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, इसका हिंदी में सारांश मैं पढ़ दिया देता हूँ। महात्मा गांधी ने अपने लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता का महत्व का वर्णन किया है। जो लेख है ना, इनका जो लिखा गया है, इसमें मेन रूप से क्या किया, भारत की सभ्यता और जो संस्कृति है इस पे विशेष तरह से क्या क्या फोकस किया इन्होंने। आगे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ आधारशिला समय से संघर्ष करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुई, अर्थात हमारे हर समय में क्या किया, अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं। पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती थी, अगर बात किया जाए फॉरेन कंट्री के, तो किस पे विशेष ध्यान करता था, भौतिकता को, अर्थात जो नए नए चीज़ों को जो एनिमेशन होता है, अर्थात इन्वेंशन जो हो रहा है, उस चीज़ों को क्या करते थे, महत्व देता था पश्चिमी देश। भारतीय परिस्थितियों में जो आदर्शों के उन्नयन पर जोर देती थी से तालमेल नहीं बैठा सकी, अर्थात जो भारत की अपनी जो संस्कृति था, जो पश्चिमी सभ्यता क्या करती थी, तो किसी तरह से भी तालमेल नहीं खाता था। भारतीय सभ्यता अद्वितीय है। इस कहानी में बार बार कहा भी जा रहा था कि भारतीय सभ्यता कैसी अद्वितीय है, अनपैरेलल इन द वर्ल्ड भी कहा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि अनबीटन इन द वर्ल्ड। आपको जो सेकंड लेक्चर सुने होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद लेक्चर नंबर 4 भी होगा, वो जितनी भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसी को डिस्कस किया जाएगा। आगे कहता है भारतीय सभ्यता अद्वितीय है तथा उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता, अर्थात हमारी जो अपनी संस्कृति है उसे क्या है, अनबीटन इन द वर्ल्ड, अर्थात कोई भी हमारी संस्कृति को हरा नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों द्वारा जिस बीज का रोपण किया गया था उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी, अर्थात हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है क्या है, उसकी जो जड़ी इतनी मजबूत है कि क्या कर सकता है, कोई हमें हिला नहीं सकता, तथा कालांतर में चमत्कारी रूप से बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुआ, अर्थात तरह तरह के विकसित हुआ, तथा इसकी अनेक शाखाएं भारत के हृदय स्थल पर फैल गई। प्राचीन सभ्यता के रोम, ग्रीक तथा अनेक केंद्र या तो दुर्बल हो गए अथवा अपनी प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण नहीं रख सके, अर्थात बहुत से ऐसा देश देखे थे अपने सेकंड लेक्चर में मैं बताया था, जैसे रोम हो गया, ग्रीक हो गया, अनेक ऐसा देश रहा जो क्या किया, अपनी संस्कृति को क्या किया, भूल चुका है और पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार कर लिया। जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया और चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया था। बाद में कहा भी जा रहा था कि नथिंग कैन बी से, अर्थात कुछ भी नहीं क्या है, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया है तथा उसे त्याग दिया है। सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाती है, अर्थात अपनी जो संस्कृति है ना, मनुष्य क्या करती है, अपनी जो कर्तव्य है उस पर चलने को क्या करती है, मदद देती है, अर्थात क्षमता देती है। कर्तव्य का निर्वहन तथा आदर्शों का पालन है अहस्तांतरणीय है, वह विनिमयशील, अर्थात अपनी जो कर्तव्य है ना उसे क्या करते रहना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए, और उस पर क्या होना चाहिए, अडिग भी रहना चाहिए। ठीक है।
सॉरी। फिर आगे कहता है भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ का जन समुदाय सभ्य है। बार बार जब पश्चिमी देशों द्वारा क्या किया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि क्या है, इंडिया असभ्य है, अनसिविलाइज मैनर के लोग हैं, तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ तक भी कह दिया था कि भारत ऐसा है जो कि विकास ही नहीं करना चाहता है, अर्थात वे स्वयं में बदलाव नहीं लाना चाहते। अर्थात ऐसा बार बार आरोप लगाया जा रहा था क्या है कि हम लोग मतलब बदलाव को स्वीकार नहीं करते, अर्थात हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग क्या करें, बदलाव करें अपने आप को। वस्तुतः यह आरोप हमारी प्रतिभा के विरुद्ध लगाया गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लगाया गया था क्या था, प्रतिभा के विरुद्ध था। लेकिन हमारी संस्कृति कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया है। हम अपने यही बात को कहें कि हमने क्या है, हमारी अपनी पूर्वजों द्वारा ऐसा बनाया गया है जिस पे क्या है स्टेबल रहेंगे, क्योंकि कहानी में आप जानते भी होंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं मना किए भी हैं कि क्या हो, ज़्यादा अगर जीवन में प्लेजर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, तरह तरह की समस्या आ जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि हम लोग अपनी जो संस्कृति है उसी पे क्या करेंगे, अमल करेंगे। इन आरोपों के बावजूद भारत अटल तथा दृढ़ बना हुआ है। मैंने कितनी भी आरोप लगाने के बावजूद भी क्या है, हम लोग अपनी संस्कृति के साथ कायम हैं। तथा यही इसका गौरव तथा प्रताप है। यही हमारी क्या है, अपनी संस्कृति की पहचान है। लोग कितना भी आरोप लगाए रखे, लेकिन जो हमने अपनी संस्कृति है उसे क्या करें, बनाए रखें। यह एक तथ्य है कि मस्तिष्क एक शांत पक्ष है, अर्थात हाँ, मस्तिष्क वो जितना आपको चाहेंगे उतना आपको मिलते जाएगा। जब आपको बढ़ा रहे थे, खासकर आपके अपने ऑफलाइन बच्चों को, तो मैं बता भी रहा था, अपने जीवन पे भी थोड़ा सा बताया था, चर्चा किया था कि आपको जितना ज़्यादा चाहेंगे उतना ज़्यादा मिले, क्या होगा, आपको चाहत बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा गया अगर जितना चाहत होगा उतना बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जैसे मान लीजिए, आप ही मान लीजिए अगर आप अभी 12 के बच्चे हैं, पास हो जाएंगे तो फिर आगे चाहत होगा, फिर उसके आगे चाहत बढ़ता जाएगा। अर्थात अनलिमिटेड है, चाहत कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए कहा जितना अधिक उसे दिया जाता है उतना ही अधिक वो चाहता है। जितना आपको अधिक मिलेगा क्या हो, उतना ही चाहत करता होता है, बढ़ते चला जाता है। अर्थात उसकी इच्छाएं अनंत है। अर्थात मनुष्य की जो इच्छा है ना, कभी भी इसका कोई निश्चित अनंत है। एक चीज़ मिलेगा, दूसरा फिर तलाश करेंगे, दूसरा मिलेगा, तीसरा तलाश करेंगे। वह उसके पश्चात भी असंतुष्ट बना रह सकता है। अर्थात कितना भी मिलने के बावजूद भी लोग क्या होते हैं, मरते मरते तक क्या होता है, संतुष्ट ही रह जाते हैं। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है, कुछ ना कुछ सोचते रह जाते हैं कि और ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने हमारी संलिप्तता की सीमा निश्चित कर दी थी। अर्थात हमारी जो सोचने की जो क्षमता था, अर्थात हम लोग भौतिकता को नाम ध्यान दे क्या करें, इस लेकिन क्या किया था, हमारे पूर्वजों ने लिमिटेड कर दिया था, हर एक चीज़ों को लिमिटेड कर दिया था। या यूँ कहा जा सकता है कि हमारी संलिप्तता का सीमांकन कर दिया था। अर्थात हमारी एक निश्चित कर दिया गया था हर चीज़ों को। उन्होंने हमें विलासिता तथा आनंद के विरुद्ध चेताया है। हाँ, विलासितापूर्ण ज़्यादा जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर विलासितापूर्ण जीवन जीने तो क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा, आपके जीवन में प्रमाद आ जाएगा, तो क्या तरह की समस्या आ जाएगा, बीमारी का घर भी हो जाएगा। इसलिए मनुष्य हैं यहाँ पे, तो कभी भी आलस्य अपने जीवन में ना आने दें। हाँ, थकान कभी कभी होता है, अलग बात है, लेकिन आलस्य को समावेश न होने दें। उनके अनुसार नगर एक प्रकार का फंदा तथा बोझ है। लोग वहाँ सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ चोरों, डाकुओं, अनैतिक आचरण वाली युवतियों तथा असामाजिक तत्वों का बाहुल्य है। कैसा है, अगर मान लीजिए कि आप तरह तरह की चीज़ें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप विलासितापूर्ण जीवन जीने लगेंगे तो क्या होगा, तरह तरह की चीज़ें आप अपने घर में रखेंगे तो चोरी के भी क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। इस सब कारणों से भी क्या किया गया था, हमारे पूर्वजों ने मना किया था कि अपनी जो संस्कृति है उस पर क्या करें, अडिग रहें। इसी बात को चर्चा क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी अपने लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कर रहे हैं। आगे देखेंगे, भारतीय सभ्यता नैतिकता को उजागर करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता नैतिकता का प्रचार करती है। अर्थात हमारी जो अपनी संस्कृति है, इंडियन संस्कृति है, हम लोग
सभ्यता की प्रचार करता था, अर्थात जीवन में सभ्यता कैसे रहा जाए। लेकिन जो पश्चिमी देश है किसकी भी जो अनैतिकता का प्रचार करती है, पश्चिमी सभ्यता भी ईश्वर विहीन। हाँ, और पश्चिमी देशों की बात किया जाए तो क्या करता है वो सब देश, भगवान पे विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति है ईश्वर पर उसकी आस्था यथार्थ, उसकी आस्था नहीं यथार्थ, पश्चिमी देशों की आस्था नहीं है, लेकिन हमारी जो आस्था भगवान पे बहुत है। इसलिए क्या कि भारतीय सभ्यता ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती है। प्राचीन सभ्यता अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक सार्थक नियंत्रण है। कह रहा है कि प्राचीन जो सभ्यता है अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक सार्थक नियंत्रण है, जबकि आधुनिक सभ्यता ठीक उसके विपरीत है। जो हमारे जो पहले की जो सभ्यता है बहुत ही क्या बेहतर है, लेकिन आधुनिक सभ्यता की बात किया जाए तो ठीक प्राचीन सभ्यता से मैच नहीं करती, अर्थात विपरीत है। पश्चिमी देशों में भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं। अगर देखा जाए पश्चिमी देशों में तो तरह तरह का क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है। उसी प्रकार हिंदुत्व ने उससे भी अधिक गौरवपूर्ण एवं आश्चर्यजनक अन्वेषण धर्म, आत्मा तथा अंतःकरण संबंधित क्षेत्रों में किया। अर्थात ये बताया जा रहा है महात्मा गांधी द्वारा जो पश्चिमी देश है तरह तरह के क्या किया है, विकास किया है। तो हमने भी विकास किया है, ऐसा नहीं कि हमने विकास नहीं किया है, लेकिन हमने विकास कहाँ किया है, धर्म के क्षेत्र में विश्वास किया है, आत्मा अर्थात अंतःकरण में कैसे सेटिस्फैक्शन हो। इसलिए कहा गया है इनर सेटिस्फैक्शन इज द मेन सेटिस्फैक्शन फॉर एवरीवन। अर्थात बार बार कहा जाता है क्या है, आप अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो बाहर के किसी भी चीज़ों में खुश नहीं हो पाएंगे। जैसे आप जीवन में देखे होंगे, जैसे मैंने इस बात को चर्चा कर भी रहा था आपके साथ कि जैसे आपने मोटरसाइकिल ही खरीद लिया, ठीक है खरीद लिया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे आपको मन भर जाएगा, फिर आपको लगेगा क्या कर ले, 4 व्हीलर ले ले। तो अर्थात वही कह रहा है क्या कि जो हमारी जो चाहत है क्या होता है, बढ़ते जाता है, जितना मिलेगा उतना चाहत बढ़ेगा। इसलिए क्या कहा गया कि हम लोग कहाँ हम लोग विकास किया हूँ, लेकिन अपनी आत्मा के क्षेत्र में विकास किया हूँ, धर्म के क्षेत्र में विकास किया हूँ। हिंदुत्व में ऐसा कुछ विशेष तत्व है जिसने इसे जीवित बनाए रखा था। तो हमारे देश की एक संस्कृति है कि इसके बावजूद भी क्या किया, अपने विशेषता को बनाए रखे हैं इसने। अर्थात हिंदुत्व बेबीलोन हो गया, सीरिया, मिस्र आदि अनेक सभ्यताओं का पतन देखा है। अर्थात बहुत सारे मैंने कंट्री को बार बता भी रहा था, जैसे बेबीलोन हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया आदि क्या किया, अपनी सभ्यता को क्या किया है, खो दिया है। हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा स्वराज्य हमारी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा आत्मोत्सर्ग पर निर्भर करता है। अर्थात हमारी जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, क्या करते हैं, अब हमारी अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। अपनी अनियंत्रित आवश्यकताओं, इच्छाओं के वृद्धि एवं संलिप्तता से यह कदापि संभव नहीं। अर्थात हमारी क्या है, अगर आप क्या करेंगे, अनियंत्रित आवश्यकताओं को ढूंढेंगे तो क्या हो गया, आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। यूरोपीय सभ्यता यूरोपवासियों के अनुकूल है, अर्थात जो पश्चिमी है अपनी उसके अनुरूप है उन लोग का, तथा यदि हम इसकी नकल करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। अर्थात कभी भी अगर हम अगर भौतिकवादी के फेर में रहेंगे, अर्थात हम पश्चिमी देशों की अगर तुलना करेंगे, अगर उसके अनुसार चलने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अर्थात विनष्ट हो जाएंगे। सही अर्थों में आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियंत्रण एवं आत्मानुशासन की सभ्यता का मूल मंत्र है। कह रहा है कि सही अर्थों में देखा जाए तो आवश्यकताएं पर स्वैच्छिक नियंत्रण एवं आत्मानुशासन की सभ्यता का मूल मंत्र है तथा उन्हीं से यह निर्मित है। अनियंत्रित आवश्यकताएं सभ्यता के विकास में बाधक होती है। हाँ, अगर आप क्या करेंगे, अब तरह तरह की चीज़ों को ढूंढेंगे तो क्या होगा, आपकी अपनी जो संस्कृति है उसे क्या करना होगा, आपको ख़त्म होने लगेगा, जैसा कि इसके पूर्व भी कहा जा चुका है। अब आगे देखते हैं, अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं का यथास्थान सजाना आवश्यक है ताकि हमारे द्वारा मानव की सेवा में बाधक नहीं बन सके। अर्थात हमारी जो अपनी संस्कृति है उसे ही बनाए रखें ताकि हमें मानव हैं तो मानव की सेवा करने में किसी तरह की हमें कोई समस्या न आए।
साथ ही हमारी समस्त ऊर्जा उनके विकास में समाहित एवं एकत्रित हो सके। चाहे जितना भी हमारी ऊर्जा क्या हो, क्या करना है, अपने विकास और अपनी समाज को विकास में क्या करना है, लगाए रखना है। तो इस कहानी को पूरे क्या कहा, जो महात्मा गांधी द्वारा जो लेख लिखा गया था, इसमें मूलतः रूप से दो ही बातों पर विशेष चर्चा की है इन्होंने। एक हमारी अपनी जो सभ्यता है, जो इंडियन सभ्यता है, और जो अर्थात इंडियन जो कल्चर है और जो पश्चिमी कल्चर है, इस पे विशेष ध्यान दिया। पश्चिमी देशों ने क्या कर रहा था, बार बार भारत पर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या कहते थे, अक्षुण्ण थे, अर्थात अपनी सभ्यता को हम उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आप देख ही रहे थे, आप जब सेकंड लेक्चर दिए हो तो बता ही रहे थे कि क्या है, बताया भी जा रहा था, क्या है, कह दिया था कि भारत क्या स्टॉलिड है, यहाँ के लोग क्या है, पूरा पौराणिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, यहाँ के लोग क्या हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, और किसी भी हाल में क्या चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना कर सकें। इस तरह से आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और लेक्चर नंबर 4 भी अपलोड जल्द ही हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग सबको हैव ए नाइस डे।